प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी लेवल प्लेइंग और साफ शफाफ इलेक्शंस। आज सदर ममलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं यकीन कि इलेक्शंस जनवरी के इख्तिताम तक हो सकेंगे। जिस तरह सदर ममलिकत को यकीन नहीं है, इसी तरह पाकिस्तान के आम आवाम को भी यकीन नहीं है कि इलेक्शन जनवरी के इख्तिताम पे होंगे, और ख़ुद पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी यकीन नहीं है। इवन मियाँ साहब वतन वापस आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहली तकरीर के अंदर इलेक्शंस के हवाले से कोई जिक्र ही नहीं किया। क्या वजह है, क्यों सियासी जमातों को भी, उन पॉलिटिकल वर्कर्स को भी ये यकीन नहीं है, और ना ही कोई दूर दूर तक हमें तैयारियां नज़र आ रही हैं इलेक्शंस के हवाले से? तो क्या ये मान लिया जाए कि इलेक्शंस जनवरी के इख्तिताम पे नहीं होंगे, इलेक्शंस जून जुलाई तक ही जाएंगे? अगर ये होता है तो आइन और कानून इस के हवाले से क्या कहता है? ख़ास तौर पे जब आधा सेनेट आपका खाली हो जाएगा 11 मार्च को, तो उसके बाद एक नया आइनी बहरान जन्म लेगा, उसको कैसे टैकल किया जाएगा? ये बड़ा चैलेंज होगा। इसके ऊपर क्या हिकमत अमली बनाई, आइन और कानून क्या कहता है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान है, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। और बाजवा साहब, फौरी इंतखाबात होने चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब का मुतालबा है, आइन और कानून भी यही कहता है। क्या माहौल बन रहा है? पंजाब चूँकि इस वक्त मरकज़ बना हुआ है और हमेशा से ही रहा, चूँकि पार सारी पंजाब के हवाले से ही होती है, तो आपको लगता है कि इलेक्शंस अगले जनवरी के इख्तिताम तक आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं, या मामलात लंबे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सफीर साहब, गुजारिश ये है कि मैं अभी शाम के बाद जब टीवी पे बैठा हुआ था, देख रहा था, तो वहां पे उन्होंने कहा कि ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, कि जो फॉरेन ऑब्जर्वर होंगे उनके लिए उन्होंने को पोर्टल बना दिया है, और उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन वीजा अप्लाई करें जी, और हम आपको इसके लिए ना, इलेक्शन के लिए, जो अपकमिंग इलेक्शन है उनके लिए आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं कि अगर आप कुछ देखें यहाँ पे कोई गैर कानूनी या कोई किसी भी किस्म का किस तरह की बात हो तो आप पूरी दुनिया की रिपोर्ट कर सकें। तो उसके अलावा देखें, इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका है कि जनवरी के एंड में वो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। अच्छा, तो एक मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि किस शख्स ने ये एक रूमर जो है वो क्रिएट की है कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे। मियां नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन की बात नहीं की, या कौन सी कोई जमातें, मासवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब के, उनकी एक बड़ी वैलिड रीजन है कि वो कहते हैं कि जनवरी के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में वहां पे स्नोफॉल होती है केपी में और मुल्क के दीगर इलाकों में भी, शुमाली इलाका जात में भी, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर ईसीपी ये समझे कि वहां पे इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर उसको कुछ आगे पीछे भी किया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज एक जो पेंडिंग है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन जो है वो पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने कहा कि 90 दिन की बात की। तो फाजल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप 90 दिन की बात न करें, वैसे अदरवाइज इलेक्शन की बात करें, क्योंकि 90 दिन का तो टाइम पॉसिबल ही नहीं है कि जब इलेक्शन, जो असेंबलियां डिजॉल्व हुई, तो उससे 90 दिन के अंदर, अब तो वक्त गुजर चुका है। तो मैं ये समझता हूं कि मुझे तो बड़ा यकीन है जी कि 90 डेज के अलावा जो एक शेड्यूल अप्रॉक्सीमेटली एंड ऑफ दी जनवरी का दिया है सीपी ने, मेरा तो ख्याल इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे लोग कह रहे हैं, जिस तरह एक नहीं होता है कि एक सुनी सुनाई बात को फॉरवर्ड कर देना, आगे फॉरवर्ड कर देना। बाजा साहब देखिए, सुनी सुनाई तो खैर कोई नहीं करता। जो आइन और कानून तो यही कहता है कि जी 90 दिन में इलेक्शंस, फिर उसके बाद ज़रा मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी का मामला आ गया, चलो वो भी काबिल कबूल है, एक राह निकाली गई, आप आइन और कानून को समझते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के इख्तिताम का ज़रूर कहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 28 जनवरी 2023 को होंगे या 2025 या 30 को। तो इसलिए भी बाजवा साहब, आपके घर में, हमारे घर में कोई तकरीब होती है तो वो भी 2-4-6 महीने पहले डेट अनाउंस कर दी जाती है, पता होता है कि आपने तैयारियां करनी है चीज़ें। तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि किसने कह दिया, वो सबको नज़र आ रहा है सर, सबको ये नज़र आ रहा है बाजवा साहब के अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आएगी, ज़्यादा शेयर आपका होगा, प्राइम मिनिस्टर आपका होगा,
जो आज तक इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक के जो मारूजी हालात हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। ये ज़रूर पता है पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को कि अगली हुकूमत किसकी होगी। तो बाजवा साहब आज डिजिटल दौर है सर, कहाँ रह रहे हैं सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ, ये जो आपने बात की है ना कि अगली गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी, और मैं तो कहता हूँ कि आपके मुंह में घी शक्कर, हमारे यहाँ पंजाब में ये कहते हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर, ठीक जी है? जी बिल्कुल सर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे ये बात सुन के, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे जिस तरीके से आपने कहा ना कि इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, इसी तरीके से मुझे भी एक चीज नजर आ रही है कि जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ लाए और लाहौर में, मीनारे पाकिस्तान में, रिंग रोड पे, और उसको हम बत्ती चौक कहते हैं उसमें, और दीगर सड़कों पे जिस कदर आवाम थी और जिस कदर क्राउड जो था वो पुरजोश था और मोबिलाइज था वर्कर पीएमएलएन का, तो मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के आने के बाद एक सियासी फिजा जो है ना उसने टर्न लिया है, और मियां नवाज शरीफ साहब के जो चाहने वाले हैं उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम ही अक्सरियत में हैं, और जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह पीएमएलएन ही जीतेगी। लेकिन मैं फिर ये करूंगा कि मुझे तो कभी यकीन है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी में 2024 में हो जाएंगे। सर ये कभी यकीन है, कीवीज वाला कभी ना हो ना, लेकिन मसला सिर्फ ये है बादशाह साहब, मसला ये है कि दिल पे हाथ रख के रखे तो तैयारी आप भी नहीं कर रहे हैं। आप भी अभी अपने हल्के में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कोई वर्कर्स को, कोई अपने कारकुनान को चार्ज नहीं कर रहे, कोई जलसा नहीं कर रहे। आपको पता है कि अभी इट्स टू अर्ली कि हम अभी से तैयारियां शुरू करते हैं, पहले माहौल तो बने। तो माहौल नहीं बन रहा सर। हम जिस खित्ते में आबाद है ना, तो इधर तो सर इलेक्शन को एक सियासी ईद के तौर पे एक समा बता जाता है, माहौल बनता है, लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इलेक्शन तो एक मेले जैसा समा होता है, तो सर वो नहीं नज़र आ रहा है। अगर नज़र आ रहा होता ना तो हम बात कर रहे होते। तो सबको ये यकीन है कि इलेक्शन थोड़े से लंबे हो जाएंगे, इस पे भले आप माने ना माने। देखिए, जिस तरीके से आप कहते हैं ना कि इलेक्शन की आप तैयारी नहीं कर रहे, तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि पूरे, यानी आपसे मुराद ओवरऑल सभी, जी जी मैं अर्ज करता हूँ पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में हमारे तमाम साथी एमएनएज और एमपीएज ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वर्कर्स कन्वेंशन किए, और हमारी जो मोहतरमा मरियम नवाज साहब हैं उन्होंने 2-3 बड़े बड़े जलसे भी किए, और उस वजह से लोगों को मोबिलाइज भी किया गया। और मैं ये समझता हूँ, बीइंग, सच्ची बात है, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये समझता हूँ कि हम जो इलेक्शन कैंपेन इसको कह लें, या हम इसको मियां नवाज शरीफ साहब की वेलकम जो थी एक इवेंट था वो कह लें, हम तो ऐसे, हमारा तो वर्कर ऐसे ही जैसे हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि 21 मई का जो पावर शो था वो इलेक्शन का ही हिस्सा था, और यही वजह है कि हमारे जो मुखालफीन हैं, और बिलखुसूस एक पार्टी जो सिंध से जिनका ज्यादा तल्लक है, वो बड़े परेशान है उस दिन से कि हो क्या गया है, इतनी दुनिया बाहर निकल आई, जबकि हमारे खिलाफ तो ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि पीएमएलएन का जो वर्कर है वो खामोश है, वो स्लीपिंग पार्टनर है इनका, ये सिर्फ इलेक्शन वाले दिन उठता है और मियां नवाज शरीफ साहब के शेर के निशान के ऊपर ठप्पा लगा के वापस घर में चला जाता है। ये स्ट्रीट बाजवा साहब, आपने कहा ना कि वेलकम, तो वो कह रहे हैं ये तो रिसेप्शन रखा गया था मियां साहब का, उसमें वलीमा तर्ज का चीजें, लोगों को पैसे देकर, गाड़ियां देकर, खाने खिलाकर लाया गया। ना किसी को पैसे दिए, ना किसी को गाड़ियां दी, बड़े बड़े प्रोपेगेंडे हुए। किसी ने कहा जी ये जन्नत के टिकट दे दिए हैं, कभी किसी ने कहा 125 मोटरसाइकिल दे रहे हैं। लेकिन ये देखें, सब हमारे मुखालफिन ने ये ऐसी बातें उड़ाई थी, और यकीन करें कि बड़े बहुत से लोग वहां पे लेकिन इसमें बाजवा साहब पता है क्या, वो सारे कह रहे हैं कि चलो ठीक है ना यार, मिल के खाते हैं, कुछ लेके तो आए हैं ना, चलो खाएंगे, हमें भी खिलाएंगे। तो इसको आप पॉजिटिव लें, कॉम्प्लीमेंट लें इसको। मैं बड़ा लेयरली आपके सवाल को ले रहा हूँ, और मैं बिल्कुल मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं शायद टीवी टॉक शो में नहीं हूँ। इस तरह आप बात कर रहे हैं ना कि खाते हैं, मैं देखें, अगर आपके पास कोई मेहमान आ जाए जी, या आप किसी को लेकर के आप कहें कि मैं कराची से, मेरे डस्का से मेरे दोस्त आए हैं आसिफ बाजवा साहब, तो मैं उनको लेके कराची में सी व्यू पे जाऊंगा, जी, तो आप मुझे वहां पे बिरयानी का एक डिब्बा दे दें,
तो क्या वो मेरे लिए कोई करप्शन की बात है? क्या वो मेरे लिए हलाल नहीं है या वो जायज नहीं है बिरयानी का एक नहीं डिब्बा? नहीं सर, आप आए, डब्बा नहीं, आपको दमपुख्त खिलाएंगे सर, खाना करेंगे आपका प्रॉपर सर, क्या हाँ बात हाँ, है। मुझे पता है। मैं मुझे मेरा बड़ा ताल्लुक है कराची से। मैं बड़े साल कराची में रहा हूँ और कराची की स्टूडेंट बिरयानी बहुत बहुत पहले से खानी शुरू की हुई है। और आज भी जब हम आते हैं तो वहां पे जाते हैं सदर में जी स्टूडेंट जी। कैफे स्टूडेंट। तो बात ये है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये अगर हमने किसी को बिरयानी के डब्बे दिए हैं तो ये तो कोई करप्शन वाली बात नहीं है। इसमें ना कोई खाने वाली बात है ना कोई खिलाने वाली सर बात। अब वो हम तो कहते हैं चलो ये लीगी लंगर था सर, खैर है, अगर दे भी दिया तो क्या, कोई बात नहीं, ये तो चलता है ना फिर। ठीक है, वेरी गुड। ये लीगी ठीक, लंगर था जी, लीगी क्या लंगर बात। था, चले कोई बात नहीं। ठीक है। दूसरा सर ये बताएं कि चले ये मामला तो चलते रहेंगे, अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा इलेक्शंस। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, जिस तरह आज आरिफ अलवी साहब भी, शायद आपने देखा हो इंटरव्यू, वो कह रहे थे कि आज भी मैं चेयरमैन पीटीआई को अपना लीडर मानता हूँ, गलती हुई हमसे, लेकिन आगे जाने का रास्ता दिया जाना चाहिए। डस्का का आपने जिक्र किया, माजी में डस्का में बड़ी धुंध छाई रही। आप समझते हैं कि ठीक है ये धुंध शुंध अब ख़त्म की जाए, मामला थोड़े से सीधे रखे जाएँ, साफ शफाफ इलेक्शंस भी हों जब भी हों, और हमारा तो ये मुतालबा है कि चलो आइन और कानून के मुताबिक ही हों तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ना, मेरी थोड़ी सी एक आदत है कि मैं थोड़ा सा ना, मुझे पढ़ने का शौक है। जी जी। तो मैं रोजाना की बुनियाद पे जो आप जैसे बड़े लोग हैं ना, इनके मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूँ। यकीन कीजिए कि आज की जंग में सुहेल वड़ाई साहब हैं जो जंग के हैं, एक बड़े बड़ा बड़े ज़बरदस्त शानदार कॉलम हैं। लिखा उन्होंने, बिल्कुल। आज मैंने कॉलम उनका पढ़ा। च- यकीन कीजिए यकीन हो गया सर। कि उनका कॉलम पढ़ते पढ़ते यकीन कीजिए कि सारी की सारी आंखें खुल गईं और खिड़कियां दिमाग की खुल गईं। जी, और जितने अच्छे तरीके से बड़ी जो जो ज़बरदस्त उन्होंने उन्होंने इसका इसका खाका खींचा है सर, कोई शक नहीं क्या सर। खाका बनाया उन्होंने, और जो एडवाइस किया है मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने, जी, आपने समझा, एंड पे उन्होंने एडवाइस भी किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो उन्होंने एडवाइस किया है, मैं ये समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब यकीनी तौर पे सुहेल वड़ाई साहब की जो एडवाइस है, देखिए उनका लेवल है, सुहेल वड़ाई एक लेवल, उसका अप लेवल आदमी है। जी और जो एडवाइस सर, उन्होंने की उनका कल वाला है, कॉलम भी पढ़िएगा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, वो शायद पढ़ा मैं भी कल होगा। वाला कल मैं कल वाला पढ़ के आपको कॉल बैक करूंगा। तो बिल्कुल ज़रूरी यकीन है, और यही कीजिए, वो मफामत है, सियासत है, इस वक्त थोड़ा और सा। मैं यकीन कीजिए, जी मैं इतना मुतासर हुआ हूं, और मुझे ये भी यकीन है कि मियां नवाज शरीफ साहब जंग भी पढ़ते हैं और उनके कॉलम भी उन्होंने पढ़ा होगा। और मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब यकीनी तौर पे उनकी बात को वेटेज देंगे और उन्हीं राहों पे चलने की कोशिश करेंगे जो राहें सर ज़रूरी है बाजवा साहब, ये बहुत ज़रूरी है, और ये मुल्क के लिए फायदे की बहुत बात बहुत है, और ज़रूरी ये है। मुल्क और कौम के लिए ठीक है, बात बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ बाजवा साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और इसी तरह की मफामत, और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं जिस कॉलम का आप जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले हम इस पे बात भी कर चुके हैं, निसार कोड़ा साहब से भी हमने ये सवाल किया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी तरफ जाना होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन होगी। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं सन 9 मई की, और 9 मई क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसके पीछे क्या मकासद थे, ये बड़ी दिलचस्प और अफसोसनाक कहानी है। पीटीआई दौर में तरक्याती प्रोग्राम के पैसे प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किए गए, ये एक नया इंकशाफ हुआ। सरकारी सोशल मीडिया टीमों के ज़रिए बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया जाने का इंकशाफ है। बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट में इस प्रोजेक्ट की लागत जो थी वो 870 मिलियन रुपए रखी गई थी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को मज़मूम बयानिया फैलाने का टास्क दिया गया। जो तहकीकाती दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को सियासी मकासद, प्रोपेगेंडा मुहिम और डिस इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता रहा। और मुलाजमीन की जो तनख्वाहें थी वो 25,000 से 40,000 रुपये तक थी, और पीटीए के रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल 800 अकाउंट्स की तहकीक की गई है। और इसके ज़रिए, और आज फिरदौस आशिक अवान भी कह रही थी कि ये टॉप ट्रेंड इसी तरह बनाए जाते थे, प्रोपेगेंडा किया जाता था रियासत मुखालिफ, और सोशल मीडिया को मैनेज किया जाता था, मुख्तलिफ अकाउंट्स को। और अगर ट्रेंड्स देखे जाएँ, टिल्ड देखा जाए, तो सारा एक परसेप्शन बिल्ड होती है जब प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो आप वो लोग जो बड़े मासूम होते हैं, जिनको नहीं आइडिया होता, तो वो भी टिल्ड हो जाते हैं उस तरफ, एक ओपिनियन बिल्ड होती है।
प्रोपेगेंडा एक माइंडसेट के साथ फ्रेमिंग, जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं या जो जानते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि प्रोपेगेंडा पूरी एक थ्योरी है, उसके ऊपर काम किया जाता है, कैसे आप अपने टास्क को सेट करते हैं और कैसे आम आदमी उस सारी चीज़ को बिल्कुल अपना फ़र्ज़ समझ कर और उसको आगे प्रमोट करता है। उसको नहीं समझ आती कि वो किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि वो ये समझता है कि शायद ये डेली बेसिस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो चूँकि उसको उसकी फ्रेमिंग इस तरह की होती है, उसका जो टास्क है, जो उसका एजेंडा है और उसका जो मोटिव होता है वो सेट ही इस तरह किया जाता था और ये सब चीज़ें होती रही हैं। और जिसको कहते हैं ना शुगर कोटेड, चीज़ों को शुगर कोटेड करके पेश करना, और उसका जो अल्टीमेट नुकसान वो ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान को होता है। और इस तरह का प्रोपेगेंडा का इंकशाफ हुआ। ये कभी भी जो आज की नौजवान नस्ल है, और ख़ास तौर पे जब हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, 5th जनरेशन वार की बात करते हैं, तो इसमें ये सबसे ज़्यादा ये टूल इस्तेमाल होता है। दुश्मन ममालिक इस्तेमाल कर रहा होता है और हमारे अपने जो हैं वो इसका आलकार बनते हैं। हमें इस चीज़ से बचना होगा और ये एक नसीहत भी है आम शहरियों के लिए और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए कि आप इन चीज़ों से दूर रहें। तहकीकात बहुत ज़रूरी हैं। कभी भी कोई डिसइंफॉर्मेशन, कोई मिस इन्फॉर्मेशन, कोई प्रोपेगेंडा, किसी भी इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपेगेंडे में आपने नहीं आना। और चूँकि वो अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का हो रहा होता है, पाकिस्तानी इदारों का होता है, हमारे रियासती इदारों का हो रहा है। आपने इसको अवॉइड करना और इस तरह की चीज़ों को, ये आपके सामने ही तहकीकात जो आई हैं, दस्तावेज़ात जो आई हैं वो आपके सामने हैं। हमें इनसे बचना है। हमने पाकिस्तान की, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करनी है और हमारे नौजवान पाकिस्तान के जो नज़रियात हैं उसके मुहाफ़िज़ हैं। और इन्होंने ही जो 64% हमारी यूथ है, इसी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी होती है दुनिया भर में, और आप ही हमारे इस पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और सारे पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।